जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विजन। दोस्तों, अगर आप बोर्ड परीक्षा 2024 में देने वाले हो और कक्षा 10 में पढ़ते हो तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों, आपको सामाजिक विज्ञान के टॉप 3 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताने वाले हैं जिनके बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना दोस्तों 80 से 90% है। ठीक है दोस्तों, ये 3 क्वेश्चन है जिनके बोर्ड में आने की संभावना दोस्तों 80 से 90% है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और तीसरा क्वेश्चन तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, जो तीसरा क्वेश्चन वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो बोर्ड में 100% आएगा। ठीक है दोस्तों, वो बोर्ड में 100% आएगा। जो तीसरा क्वेश्चन है वो बोर्ड में उससे आने की संभावना 100%। ठीक है दोस्तों, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो आइए वीडियो करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, संघवाद क्या है और इसकी प्रमुख विशेषता बताइए। मतलब संघवाद क्या है और इसकी प्रमुख जो विशेषता है उसको बताना है। तो इसका आंसर देख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपको एक संघवाद का हेडिंग बनाना होगा। उसके बाद से आपको लिखना होगा यह सरकार का ऐसा रूप है। अब संघवाद क्या है? यह सरकार का ऐसा रूप है जिसमें शक्ति विभाजन आंशिक रूप से केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच होती है, उसे ही संघवाद कहते हैं। मतलब सरकार का ऐसा वह रूप हो जिसमें उसके शक्तियों का विभाजन जो है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच होती है, उसे ही संघवाद कहते हैं। मतलब वह सरकार जिसके शक्तियों का विभाजन आंशिक रूप से, ठीक है दोस्तों, वह सरकार जिसके शक्तियों का विभाजन आंशिक रूप से केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच होता है, उसे ही हम संघवाद कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसकी विशेषता क्या है तो आपको एक और हेडिंग बनाना होगा। और संघवाद की प्रमुख विशेषता आपको हेडिंग बनाना होगा। इसमें आपको पहला विशेषता लिखना है दोस्तों, यहाँ दो से अधिक स्तरों वाली सरकार होती है। मतलब इसमें जो सरकार होती है वह 2 या 2 से अधिक स्तरों वाली होती है। इसके बाद से दूसरी विशेषता है दोस्तों, अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं और कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का उनका अपना अपना कार्य होता है। ठीक है दोस्तों, अब तीसरा है कि संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती है। मतलब जो संविधान का मौलिक प्रावधान है उसको किसी एक स्तर की जो सरकार है वह अकेले उसको बदल नहीं सकती है। ऐसा बदलाव दोनों सरकार की सहमति से ही होगा। ऐसा बदलाव जो होगा वह दोनों सरकार की सहमति से होगा, वरना नहीं होगा। वैसे चौथा है दोस्तों, इस प्रकार संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य हैं, जैसे देश की एकता का सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना तथा इसके साथ ही क्षेत्रीय विभिन्नताओं का पूरा सम्मान करना। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा संघवाद क्या है और इसकी प्रमुख विशेषता क्या है। तो ये थी इसकी प्रमुख विशेषता और संघवाद। ठीक है दोस्तों, अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, जो क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत की विधिकाओं में महिलाओं की प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है। मतलब जो भारत की विधिकाएं है उसमें महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है। तो इसका उत्तर डाल के लिखेंगे दोस्तों, भारत की विधिकाओं में महिला प्रतिनिधियों का अनुपात बहुत ही कम है। ठीक है दोस्तों, भारत की विधिकाओं में महिला प्रतिनिधियों का अनुपात बहुत ही कम है। जैसे 2019 में लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या पहली बार 14.36% तक ही पहुंची है और राज्यों की विधानसभाओं में उनका प्रतिनिधित्व 5% से भी कम है। इस मामले में भारत दुनिया के अन्य देशों से बहुत ही नीचे है और भारत अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कई देशों से पीछे है। कभी कभार कोई महिला मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बन भी जाए तो मंत्रिमंडलों में पुरुषों का ही वर्चस्व रहा है। तो ये था दोस्तों हमारा भारत की विधिकाओं में महिलाओं की प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है। तो ये था उसका आंसर। अब हम अपना तीसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है, खुली और प्रछन्न बेरोजगारी में क्या अंतर है। दोस्तों, यह क्वेश्चन बहुत बार आता है। दोस्तों, यह बहुत बार आ चुका है, हर बार आता है क्वेश्चन। इससे आने की संभावना दोस्तों 100% है। ठीक है दोस्तों, आप इस क्वेश्चन को एकदम अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप इस क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं तो आपका बिल्कुल 5 नंबर इस क्वेश्चन से पक्का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो खुली बेरोजगारी और प्रछन्न बेरोजगारी में क्या अंतर है। अब इसका उत्तर देख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपको एक हेडिंग बनाना होगा, खुली बेरोजगारी, और इसमें आपको लिखना होगा वह परिस्थिति जिसमें किसी देश में श्रम शक्ति अधिक होती है किंतु काम करने का क्षेत्रफल कम होता है, वह सारी श्रम शक्ति को नहीं खपा पाता, अर्थात श्रमिक काम करना चाहता है किंतु उसे काम नहीं मिलता है। और यह बेरोजगारी भारत के अधिकतर औद्योगिक क्षेत्रों में पाया जाता है। तो दोस्तों, खुली बेरोजगारी का आप आसान शब्दों में समझिए कि वह परिस्थिति जिसमें जो काम करने वाले जो मजदूर होते हैं दोस्तों उनकी संख्या अधिक होती है। दोस्तों, उनकी संख्या जो होती है वो अधिक होती है और जो काम करने वाला जो जगह होता है जहाँ काम किया जाता है, जो खेत होता है, वो उसका जो क्षेत्रफल होता है वो बहुत ही कम होता है। दोस्तों, मतलब खेत कम होता है और मजदूर ज़्यादा होते हैं।
तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे श्रम शक्ति अधिक होगा और क्षेत्रफल जो होगा वह कम होगा। अर्थात इसका मतलब यह हुआ कि जो मजदूर है वह काम करना चाहता है लेकिन उसे काम नहीं मिलता है। तो यह हो गया दोस्तों खुली बेरोजगारी। और अब हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों प्रच्छन्न या गुप्त बेरोजगारी। दोस्तों प्रच्छन्न बेरोजगारी को हम लोग गुप्त बेरोजगारी भी कहते हैं। तो इसमें देखते हैं वह परिस्थिति जिसमें व्यक्ति काम में तो लगे दिखाई देते हैं किंतु वास्तव में वो बेरोजगार होते हैं। जैसे किसी खेत में 8 लोग काम कर रहे हो परंतु उत्पादन उतना ही होगा जितना 5 लोगों के काम करने से होता है। अतः 3 लोग जो अतिरिक्त काम कर रहे हैं वे छुपे हुए बेरोजगार हैं क्योंकि उनके कार्य से उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर करें, ठीक है दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।